नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। कंप्यूटर में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे थे और हमारा टॉपिक था कंप्यूटर का परिचय और उसका इतिहास। इसी के संबंध में हम लोग 2 सेट कर चुके हैं, ये तीसरा सेट है, ठीक है? सारे के सारे इसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चाहे यूपीपीसीएल में पूछे गए हों, किसी बैंक में हों, एसएससी में हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें कंप्यूटर के इतिहास संबंधी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको इन सेट्स में ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। कह रहा है कंप्यूटर को किस पीढ़ी में इसकी परिपथ की जो विद्युत परिपथ तंत्र है, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया जाता था। आईसी चिप का प्रयोग सीधा-सा सवाल इतना पूछा है कि कंप्यूटर में कौन-सी ऐसी पीढ़ी थी? ध्यान दो, कंप्यूटर में अब तक 5 पीढ़ियाँ आई हैं और हमें कुछ लेखों में इसकी छठी पीढ़ी के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग इन सब नई टेक्नोलॉजीज़ को डाला गया है। तो खैर, लेकिन अभी फ़िलहाल 5 पीढ़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब इन 5 पीढ़ियों में कौन-कौन से हार्डवेयर कब इस्तेमाल हो रहे थे, ध्यान दो। अगर हम कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करें, तो टोटल अभी तक 5 हुई हैं और अभी वर्तमान में 5वीं चल रही है। इसमें सबसे पहले निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद निर्वात ट्यूब को रिप्लेस किया है ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया है आईसी चिप ने। आईसी चिप को रिप्लेस किया है माइक्रो प्रोसेसर ने, यानी कि वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस किया है यूएलएसआई या फिर हम कहें एसएलएसआई ने। तो अब यहाँ पर देखो, ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ये है तीसरी पीढ़ी, ये है चौथी पीढ़ी और ये है 5वीं पीढ़ी। आपसे पूछ रहा था आईसी चिप का इस्तेमाल किस पीढ़ी में होता था? आप बताओगे तीसरी पीढ़ी में। पहली तो नहीं है, दूसरी भी नहीं है, चौथी भी नहीं है, तीसरी सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और आपको दिया क्या-क्या गया है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, इन्हीं को दिया गया है। इनको अगर आपको क्षमताओं के आधार पर एक आरोही क्रम में लगाना है, तो आप सबसे पहले उठाओगे माइक्रो कंप्यूटर को, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर को। इसकी क्षमता, इससे ज़्यादा अगर आप क्षमता में जाओगे, तो फिर आपको मिलेगा मिनी कंप्यूटर और इससे ज़्यादा में मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है? तो ये सीक्वेंस रहेगा आपका। यहाँ पर इसी सीक्वेंस को देखो कहाँ पर है, मेन फ्रेम तो गलत हो जाएगा, सबसे पहले माइक्रो आना चाहिए, फिर मिनी आना चाहिए, फिर आना चाहिए मेन फ्रेम, ठीक है? नेक्स्ट देखो तीसरा। तीसरे में कह रहा है कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया जाता था? अभी-अभी मैंने बताया था, सबसे ऊपर निर्वात ट्यूब, ठीक? फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर आया था, यानी कि ट्रांजिस्टर आया था दूसरी पीढ़ी में। तीसरे का बी पार्ट सही हो जाएगा। चौथा देखो, क्या है कि यहाँ पर पीढ़ी आपको भरनी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी या 5वीं है। कौन-सी पीढ़ी है? इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का इस्तेमाल होता था। मैंने अभी-अभी आपको बताया था। कौन-कौन सी बताई थी? निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इसके बाद आईसी चिप, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर यानी कि चौथी पीढ़ी। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, चौथे का बी पार्ट। अब आ जाओ 5वां नंबर देखो, कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन-सा थंब पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? ये पूछ रहा है। अब इसमें ज़रा ऑप्शन देखो। ऑप्शन में एनिएक तो है, यूनिवैक फर्स्ट भी है, आईबीएम 701 ये भी है। आईबीएम 701 ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। ये जो पीडीपी 11 है, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। कौन-सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? आओ देखो, ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ आईबीएम 701 की। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन। ये कौन-सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? अगर आपसे सीधा-सा सवाल पूछे तो आप बताओगे यह एक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है? अच्छा, सवाल ये उठता है भाई कि इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? अगर आपसे ये पूछ ले, इसका डिज़ाइन किसने
बनाया था? आप क्या बताओगे? आप बताओगे नाथेनियन नाथेनियल रोचेस्टर, इसने इसका डिज़ाइन बनाया था। वहीं अगर आप एक और सुपर कंप्यूटर है जिसे आईबीएम ने विकसित किया था, जिसे आईबीएम 7030 कहा जाता है। ये जो आईबीएम 7030 है, इसे क्योंकि आईबीएम है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इसे आईबीएम ने लॉन्च किया। क्या है ये? यह एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। सवाल ये उठता है कि इसे अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ, जाना जाता है। इसे कहा जाता है स्क्रैच। इसे स्क्रैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अच्छा, अब एक और ऑप्शन में आपके था पीईपी 11। इसके बारे में याद रखना, ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। दूसरी पीढ़ी का यह एक कंप्यूटर है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीडीपी 11। अब नेक्स्ट देखो, सीएडी का पूरा नाम पूछा है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यही पहला सही हो जाएगा। कंप्यूटर एकेडमी नहीं होता है, एकेडमी नहीं होता है, कंप्यूटर एडेड डेवलपर भी नहीं होता है। ए पार्ट यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। 7 में कह रहा है कि एनियक, इडवैक आदि ये किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? एनियक, एडवैक, ये सारे के सारे। तो 7वीं क्वेश्चन नंबर 7वें का सही उत्तर हो जाएगा पहली पीढ़ी। ये सारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। 8वें में देखो, विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? इस सवाल को ध्यान से देखो। कह रहा है कि विनिर्दिष्ट विदेशीकृत, सॉरी, विशेषीकृत लिखा है। विनिर्दिष्ट विशेषीकृत यानी कि कोई विशेष काम के लिए, काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से होते हैं? मैंने आपको कंप्यूटर के 2 पार्ट्स बताए थे, काम के आधार पर। क्या बताए थे? एक होता है सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर, जो बिल्कुल सामान्य स्पेशल काम करते हैं, सॉरी, सामान्य कार्य करते हैं। और एक होते हैं विशेषीकृत कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। इनको बनाया ही किसी विशेष पर्पस के लिए जाता है, जैसे मौसम संबंधी जानकारी के लिए कंप्यूटर बना देना। तो विशेषीकृत काम करने के लिए जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये सारी मैंने डेफिनेशंस आपको बताई हुई हैं थ्योरी क्लास में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? इसको बताया था शायद मैंने। हेवलेट पैकार्ड तो है नहीं, इप्सन है ना? इप्सन में मैंने आपको बताया था कि 1981 में आया था ये एप्सन। ध्यान दो। एप्सन ने 1981 में विश्व का विश्व का पहला लैपटॉप लॉन्च किया था। लॉन्च का मतलब बाजार में उतारा था। बाजार में उतारा था। याद रखिएगा, सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है सीजीएल में। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? वैक्यूम ट्यूब, हाँ ये ठीक है। पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक आपको जानना है। जावा, आईबीएम, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रांजिस्टर्स पहली पीढ़ी में तो था नहीं, गलत है। मशीन लैंग्वेज थी, ट्रांजिस्टर्स ठीक है। यूएलएसआई तीसरी पीढ़ी में नहीं थे। एनीएक, ट्रांजिस्टर्स, सीडीसी 600, वीएलएसआई चौथी पीढ़ी में आ गए थे और 5वीं पीढ़ी में परम आ गए थे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 11 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, ये तो सबको पता होगा, एलन और गेट्स साहब। 12 नंबर में आ जाओ, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। एक मिनट, फिर से पढ़ो। बस केवल इतना ही दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर है, डिजिटल है, नोटबुक है। जस्ट वेट, इसको किस आधार पर आप वर्गीकृत करोगे? मैंने आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण बताया है। ये जो माइक्रो और मिनी और सुपर कंप्यूटर हैं, इनको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसे देखो, ये ठीक रहेगा। दो, मैंने आपको कंप्यूटरों का वर्गीकरण बताया था आकार के आधार पर। आकार के आधार आकार के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण था, वो थे, एक तो था माइक्रो कंप्यूटर, ध्यान देना।
दूसरा था, मैंने बताया था मिनी कंप्यूटर, ठीक? तीसरा मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्लियर बात? और मैंने चौथा आपको बताया था सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में भी मैंने आपको कई सारे बताए थे। मैंने कहा था माइक्रो कंप्यूटर में ध्यान रखना, नोटबुक, इसमें मैंने आपको बताया था डेस्क टॉप कंप्यूटर, इसमें मैंने आपको बताया था लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर, और साथ ही साथ पाम टॉप कंप्यूटर्स। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब इसमें देखो, आकार के आधार पर आपने किसको नहीं लिया है? डिजिटल कंप्यूटर, यही आपका सुमेलित नहीं होगा, डी पार्ट। बाकी सभी को हम आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट देखो, 12 में सही उत्तर हो जाएगा डी। अब आ जाओ 13 में। कह रहा है कि कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी थी, उसमें वीएलएसआई इससे पहले यूज होता था, चौथी पीढ़ी में। लेकिन फिर पांचवी पीढ़ी में वीएलएसआई को किससे परिवर्तित कर दिया गया था? ये किया गया था यूएलएसआई से। यूएलएसआई ए पार्ट। 14 में आओ। ये मॉलिक्यूलर लिखा है, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्केल। कंप्यूटर को क्या अन्य नाम दिया जाता है? मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक, तो इन्हें कहा जाता है नैनो कंप्यूटर्स, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 15 नंबर। इसमें कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी? 2013 एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, और इसके हैं वॉन न्यूमैन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये बदलेंगे नहीं। एक बार इन्होंने अवधारणा दे दी तो ऐसा नहीं है कि आने वाले 2025 में कोई और देगा अवधारणा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टैटिक जीके है, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ करिए। किसी ने कोई परिभाषा दी है, किसी ने कोई खोज करी है ना? पहला लैपटॉप खोजा गया, बनाया गया, पहला लैपटॉप मार्केट में लॉन्च किया गया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? इस तरह की स्टैटिक जीके बार बार रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, इसमें कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर की घड़ी का वेग किसमें मापा जाता है? ये मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में, या फिर बिट में, एमआईपीएस में, एमएफ लॉप्स में। ये तो गलत हो जाएंगे, ये मेगाहर्ट्ज होगा सही। 16 का घड़ी का वेग एमएचजेड में। नेक्स्ट देखो 17 नंबर। कंप्यूटर की बुनियादी आर्किटेक्चर को किसके द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? ये इस तरह के स्टेटमेंट्स मैंने आपको करवाए हैं थ्योरी क्लास में, आप वहां पर देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि कंप्यूटर की बुनियादी आर्किटेक्चर को किसके द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? आप बताओगे, ये किया गया था वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। और वॉन न्यूमैन में मैंने आपको इसी में एक थ्योरी बताई थी। कौन सी थ्योरी थी, याद करो। मैंने आपको बताया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। आर्किटेक्चर ये क्या होता है? आप इसको पढ़िए नोट्स में जाके। क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। 18 में कह रहा है कि कंप्यूटर का, सॉरी, भारत का पहला कंप्यूटर ये कब और कहाँ लगा था? ये लगा था कोलकाता में। आप यहाँ पर जाओगे, पूर्व में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर लगा था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955 में। सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 19 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया है। और बिग ब्लू किसे कहा जाता है पता है आपको? ये कहा जाता है आईबीएम को। बात समझ पा रहे हो? आईबीएम को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। खैर, क्वेश्चन नंबर ये थे 19। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। कह रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और कह रहा है कि एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस ये कौन सी है? पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, या फिर वर्क स्टेशन है, या फिर सर्वर है, या फिर ननाबीस है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो 21। इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, उनका प्रमुख घटक क्या था? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उनका पहला घटक था वैक्यूम ट्यूब वाल्व, बी पार्ट।
दूसरी पीढ़ी में आओगे तो आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा। तीसरी पीढ़ी में आओगे तो आपको आईसी चिप्स मिलेगा। चौथी पीढ़ी में आओगे तो फिर आपको मिलेगा वीएलएसआई। और जब आप पांचवी पीढ़ी में आओगे तो फिर आपको मिलेगा यूएलएसआई। ठीक है, तो खैर 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 22 में आ जाओ, 22। इसमें कह रहा है कि क्विज, क्विज नहीं है ये, दरअसल है क्विक। जस्ट वेट, ये क्विज नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए क्विक। क्विक टाइम फॉर्मेट किस कंपनी ने विकसित किया था? क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट कहा जाता है, इसका विकास किया था एप्पल ने। याद रखिएगा, एप्पल ने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनको विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ध्यान दो, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये टाइम पीरियड कभी कभी 1-2 साल इधर उधर होता है। अन्य जैसे जैसे आप अलग अलग किताबें पढ़ोगे, 1-2 साल का आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप नियर अबाउट ऑप्शंस में जाओगे। 1949 से 55 ये पहली पीढ़ी है, और ये आ जाएगा 56 से लेकर 65 तक, ये दूसरी पीढ़ी है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1965, 23 का हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। डेस्कटॉप पता होना चाहिए आपको क्या होता है ये, नेटवर्क स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्क क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए, डम्ब टर्मिनल क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए, नेटवर्क सर्वर क्या होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेटवर्क सर्वर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर्स नेटवर्क सर्वर कहे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आओ जरा, मैं यहाँ से आपसे नेटवर्क सर्वर की बात कर लूँ थोड़ी सी, गौर करो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भैया ये जो नेटवर्क सर्वर है ये क्या होता है? आप क्या बताओगे? सीधी सी आप एक बात बताओगे कि शक्तिशाली यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ठीक है? अच्छा, ये एक शक्तिशाली कंप्यूटर तो काम क्या करता है? दरअसल ये नेटवर्क संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और नेटवर्क सेटिंग्स में जो भी क्लाइंट सर्वर आते हैं ना, जो भी क्लाइंट कंप्यूटर्स आते हैं, वो इन्हें सर्विसेज़ प्रदान करता है। जो भी नेटवर्क संबंधी सर्विसेज होगा, ये जो सर्वर कंप्यूटर है वो इनको सर्विसेज प्रदान करता है। और ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स। कुल मिला के जो नेटवर्क सर्वर होता है, इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये क्लाइंट कंप्यूटर्स को सेवाएं दे सके, और ये इस मामले में एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है जॉन नेपियर अन्वेषक, ये किसके हैं? जॉन नेपियर बोन्स आपने पढ़ा होगा, हड्डियों से इन्होंने बनाया था एक डिवाइस, कैलकुलेशन के लिए काम आता था। और इन्होंने साथ ही साथ लघु गुणक का भी अन्वेषण किया था। तो 25 का बी पार्ट हो जाएगा। तो आ जाओ 26 में। इसमें कह रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस सीपीयू अवयव का उपयोग किया गया है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस सीपीयू अवयव का इस्तेमाल किया गया था? पहली में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में हुआ था ट्रांजिस्टर का। इसमें बी पार्ट सही रहेगा। नेक्स्ट देखो 27। कह रहा है कि एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहा जाता है? मल्टी यूजर, मल्टीपर्पज, मल्टीटास्किंग, मल्टी फंक्शनल। अब ये चारों के चारों जो शब्दावलियां है ना, ये आपको पता होनी चाहिए तभी आप पहुंच पाओगे। हालांकि इसका सही उत्तर होगा मल्टीटास्किंग, लेकिन फिर भी मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टीपर्पज क्या होता है, मल्टी फंक्शनल क्या होता है, ध्यान दो। मैंने लिखा मल्टी टास्किंग, मतलब क्या है, माजरा क्या है? इसका अर्थ होता है एक साथ कई काम करना, यानी कि एक साथ बहुत सारे काम करना, यही आपसे लिखा था। एक समय में एक से ज्यादा कार्य संपन्न करना, ये तकनीक क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग। अब एक और शब्द लिखा था, इसमें लिखा है मल्टी यूजर। ये क्या होता है? ये होता है जब भी कभी एक कंप्यूटर आपके पास रखा हो, ये कोई कंप्यूटर रखा है, अब इस कंप्यूटर को चलाने के लिए यूजर एक, यूजर दो, यूजर तीन, यूजर चार,
यानी कि एक से अधिक यूजर्स जब इसमें क्रिया कर रहे हों, इस स्थिति को तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहा जाता है मल्टी यूजर इसमें क्रियाविधि कर रहे हैं। अर्थात एक कंप्यूटर पर एक से ज्यादा एक से ज्यादा लोग एक साथ काम करें काम करें। ये प्रोसेस मल्टी यूजर है, यानी कि एक यूजर नहीं है, अब एक से ज्यादा यूजर है। एक शब्द और आया था, मल्टी पर्पस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया बहुउद्देशीय, यानी कि बहुप्रयोजन। साथ ही साथ एक शब्द आया मल्टी फंक्शन, मतलब होता है एक से अधिक एक से अधिक कार्य। तो आपको ये सारी की सारी शब्दावलियां पता होनी चाहिए, फिर आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। ठीक। नेक्स्ट देखो, प्रथम भारतीय स्वदेशी, पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ये है शक्ति। शक्ति, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विकास किसने किया था, क्या बता सकते हो? इसका विकास किया था IIT मद्रास ने, या आप चेन्नई भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखो 29। इसमें कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में सवाल है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, ये सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर्स इसमें आते हैं। ये इसका इस्तेमाल किया जाता है अद्भुत कामों के लिए, जैसे अनुसंधान काम है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे सुपर कंप्यूटर का। ठीक है। अब आ जाओ 30 में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? आप बताओगे सुपर कंप्यूटर। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट देखो 31। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा था? अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट था साइनस। हालांकि ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन 2018 में ये पूछा गया था एलडीसी में, और उस समय ये संभवतः करंट में पूछा गया होगा। ये एक नया विकास हुआ होगा कंप्यूटर से संबंधित, तो उसी में पूछा गया होगा। अभी हाल फिलहाल में 2024, 2025 और 2023 के आसपास जितनी भी घटनाएं घटी हैं कंप्यूटर से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो वो घटनाएं आपको तैयार रखनी है। ठीक है। इतने पुराने करंट से तो आने की संभावना कम ही है। नेक्स्ट देखो, एक अवधि में कंप्यूटर में आईसी के उपयोग ने, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, एक अवधि थी जब आईसी का इस्तेमाल होने लगा था। वो अवधि कौन थी? पहली पीढ़ी में पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, दूसरी पीढ़ी में रजिस्टर का इस्तेमाल होता था, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप्स का इस्तेमाल होता था। कौन सी अवधि है ये? ये है तीसरी पीढ़ी की अवधि। कह रहा है कि जब आईसी चिप्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो क्या परिवर्तन आया था कंप्यूटर में? ये पूछ रहा है। पहला पढ़ो, कंप्यूटर के आकार और लागत में कमी आई थी। हाँ, ये सही है, बिल्कुल। कंप्यूटर की कार्यक्षमता में कमी आई? नहीं भाई, कार्यक्षमता तो बढ़ेगी, कमी कैसे आ जाएगी? खैर, इसका डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 33। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप ये किसकी बनी होती हैं? ये तो सिंपल सा सवाल है, सिलिकॉन की। 34 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन यांत्रिक गणना युक्ति नहीं है? ध्यान देना। अब ऐसी ये स्थिति मत करना कि पता चला पढ़े और ये शब्द नहीं पढ़ा और आप अबेकस को ठोक के चले आए। इस तरह से गलत हो जाएगा। पूरा सवाल पढ़ो। प्राचीन यांत्रिक गणना युक्ति नहीं है। अबेकस भी था, नेपियर बोन से भी गणना की जाती थी, स्लाइड रूल्स से भी गणना की जाती थी। ये सारे मैंने आपको बताए हैं। कब इनको स्थापित किया गया, कब इनकी स्थापना की गई, ओ सॉरी, कब इनका विकास किया गया। विकास यहाँ शब्द ज्यादा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। ये तो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा था, संभवतः इंटर में। नेक्स्ट देखो 35। कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। कंप्यूटर ये है आपका, ये कंप्यूटर चालू है, आप इसमें रीसेट करना चाहते हो, और रीसेट में ये प्रतिक्रिया दे नहीं रहा है, तो आमतौर पर यह क्या कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे? डेड तो कहोगे नहीं आप, असंवेदनशील भी नहीं कहोगे। ये प्रक्रिया कहलाती है हैंग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37।
कह रहा है कि टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ये किसने बनाया था? ये स्टैटिक जीके है, याद रख लीजिए। ये बनाया था जॉर्ज स्टिबिट्स ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो 38। इसमें कह रहा है कि भाई त्रुटि मुक्त गणना आपको करनी है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है? ये कंप्यूटर के मैंने आपको गुण बताए थे 5-6। मैंने इसकी विशेषताएं बताई थी। जैसे कंप्यूटर उद्यमी होता है। कंप्यूटर में सटीकता होती है, मापनीयता होती है। कंप्यूटर स्वचालित होता है। कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। इस प्रकार से मैंने 5-6 आपको विशेषताएं बताई थी। उन्हीं से संबंधित ये सवाल है। कह रहा है कि त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है? ये दर्शाती है सटीकता को। क्वेश्चन नंबर 38 का टी। अब आ जाओ नेक्स्ट 39 में। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, कोई मानवीय हस्तक्षेप हुआ ही नहीं है, तो फिर ये कैसा होगा? स्वचालित होगा। किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है, स्वचालन। नेक्स्ट देखो 40। कह रहा है कि विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? ये अभी अभी मैंने ऊपर बताया था। क्वेश्चन नंबर संभवतः मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये ऊपर मैंने इसको डिस्कस किया था एप्सन 1981 में। ठीक है। हाँ, इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट देखो 41। 41 में कह रहा है कि विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता दर्शाता है? अब ये फिर से एक विशेषता पर सवाल आ गया। कह रहा है कि विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर का जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? उद्यमशीलता तो होता नहीं है, परिशुद्धता भी नहीं होता है, स्पीड मेंटेन करेगा तो गति विशेषता आएगी। ये होता है बहुविकेता। 42 देखो। यूपीपीसीएल 2021 में आया है कंप्यूटर की विशेषता से संबंधित। कह रहा है कौन सी विशेषता है जो इसे यानी कि कंप्यूटर को एक ही समय में अलग-अलग कार्य करने में समर्थ बनाता है। एक ही समय में अलग-अलग कार्य करने में समर्थ बनाता है। इसे कहते हैं अस्थिरता। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 33rd नंबर। निम्नलिखित में से कौन सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को संदर्भित करता है? ये क्षमता लिखा है। ठीक है। कौन क्षमता को संदर्भित करता है? ध्यान दो फिर से। निम्नलिखित में से सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को दर्शाने के लिए, कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को कौन संदर्भित करता है? इसमें क्या होगा सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 43। री रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस या फिर एक्यूरेसी या फिर वर्सेटिलिटी। यानी कि इसका मतलब होता है हिंदी में बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा। अब इसको फिर से समझो। कंप्यूटर की एक ऐसी विशेषता जो सटीकता को दर्शाता है। ठीक। सटीकता को दर्शाता है और साथ ही साथ दक्षता को भी दर्शाता है। तो ये हो गई उसकी बहुमुखी प्रतिभा। यानी कि डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो टी 4। 44 नंबर। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यही सही होगा। इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया था। ये भी गलत हो जाएगा। यूनिक तो गलत ही होगा। अनवैल्यूड भी गलत होगा। 45 देखो। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? ध्यान दो। मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर का जब भी कभी इस्तेमाल करेगा तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है टर्मिनल का इस्तेमाल। ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएल 2021 में पूछा गया है। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का जब भी कभी इस्तेमाल करेगा तो वह टर्मिनल का उपयोग करता है। 47 देखो। 46। इसमें कह रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसके परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? ये तो पहली पीढ़ी थी। पहली पीढ़ी। 47 देखो। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण हैं। ये है पांचवी पीढ़ी। पांचवी।
48 देखो। 48 में कह रहा है कि भाई बिना किसी थकान या त्रुटि के, ये फिर से एक सवाल आ गया आपकी कंप्यूटर की विशेषता पर। कह रहा है कि कंप्यूटर को थकान हो ही नहीं रही है, ना ही वो त्रुटि कर रहा है, कोई गलतियाँ कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। तो एक ऐसी विशेषता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उद्यमशीलता, बहुविज्ञता या फिर गति या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज़। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर होगा, इसे कहा जाता है उद्यमशीलता। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के लिए किया गया था? सेकंड जनरेशन के लिए तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। 50 देखो, 50 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? परम है, अनुराग भी है, एस 400 नहीं है। एस 400 को बनाया था आईबीएम ने। इसे आईबीएम एएस 400 कहा जाता है। ये एएस 400 है। ठीक है, तो यही भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। सी पार्ट गलत हो जाएगा। तो ये सेट नंबर तीसरा है जिसमें 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए कंप्यूटर के परिचय और इतिहास से संबंधित। इसके आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।